Hello, friends. Very good morning. Welcome back to my YouTube channel. तो आइए फ्रेंड्स, इंग्लिश लिटरेचर पे आधारित कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं आपके बीच में आया हूँ और आइए उनको पढ़ते हैं, समझते हैं और उन पर डिस्कशन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, which had a particular effect upon the literature of Victorian age। तो डियर फ्रेंड, ये क्वेश्चन है कि नीचे दिए हुए जो ऑप्शन है इनमें से किस चीज का विक्टोरियन एज पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। तो क्या क्वीन विक्टोरिया का। अब क्वीन विक्टोरिया का जो एज था यानी विक्टोरियन एज जो था वो कब से कब तक था, 1837 से लेकर के 1901 तक। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का या डिस्कवरीज ऑफ साइंस का या ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द डिस्कवरी ऑफ साइंस। यानी यहाँ पर विक्टोरियन एज पर कहीं न कहीं डिस्कवरी ऑफ साइंस का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा और क्वीन विक्टोरिया का प्रभाव था, लेकिन जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट, विक्टोरियन एज इन इंग्लिश लिटरेचर रन्स फ्रॉम। ऑप्शन ए 1830 to 1881, बी 1883 to 1911, सी 1835 to 1890 और ऑप्शन डी 1837 to 1901। So, dear friends, here is correct answer is option number D for dog. Next, in which year Queen Victoria ascended to the throne? वो कौन सा साल था जब क्वीन विक्टोरिया गद्दी पर बैठती है। तो ऑप्शन ए 1883, ऑप्शन बी 1835, ऑप्शन सी 1837 और ऑप्शन डी 1866। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है, 1837। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट रिफॉर्म बिल was introduced in the British Parliament in। तो फर्स्ट रिफॉर्म बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश किया गया। ऑप्शन नंबर ए 1832, बी 1867, सी 1884 और डी नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट्स, यू विल हैव टू टेल मी which option is correct here। So according to me, option A is correct। 1832 is the year when the reform bill in the British Parliament was introduced। Next, during Victorian era in political and social sphere there was a movement for। विक्टोरियन इरा में पॉलिटिकल और सामाजिक क्षेत्र में एक मूवमेंट हुआ था और वो किस लिए हुआ, इकोनॉमी के क्षेत्र में या लॉ के क्षेत्र में या डेमोक्रेसी के क्षेत्र में या ऑल ऑफ दीज। तो उस समय जो मूवमेंट हुए उनका प्रभाव इकोनॉमी पर भी पड़ा, कानून पर भी और डेमोक्रेसी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which age in English literature was marked by the progress of science? So, as I told you in the very first question that it was none other but Victorian age। Victorian age में इंग्लिश लिटरेचर पर साइंस के प्रोग्रेस का प्रभाव पड़ा था। Which decade in Victorian age was a period of hunger and miseries। विक्टोरियन एज का वो कौन सा दशक जिसे हंगर एंड माइजरीज
के लिए जाना जाता है, तो 30s या 40s या 50s या 60s, विच वन इज करेक्ट हियर? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वो 40s का जो दौर था, यानी ये मान के चलिए कि 1840 के आसपास का जो समय था, वो कहीं न कहीं अपने आप में हंगर एंड माइजरीज के लिए जाना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करते रहें। नेक्स्ट, द विक्टोरियन एज was marked by the spirit of, तो विक्टोरियन एज को विक्टोरियन एज was marked by the spirit of inquiry या criticism या religious uncertainty? Which option is correct here? So विक्टोरियन एज में जो भी रचनाएं होती थी, उस दौर में इंक्वायरी पर भी आधारित होती थी, क्रिटिसिज्म भी होता था, और जो विक्टोरियन एज जो था रिलीजियस अनसर्टेनिटी के लिए भी जाना जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन इंग्लैंड विच मटेरियल एप्लीकेशन ऑफ साइंस इज फाउंड इन विक्टोरियन एज? साइंस के क्षेत्र में वो कौन सी चीज थी जो विक्टोरियन एज में पाया गया? रेलवे या स्टीमशिप या टेलीग्राफ? लंदन में, इंग्लैंड में कौन कौन सी चीजें ऐसी थी जो विक्टोरियन एज में पाई गई या विक्टोरियन एज में उनकी खोज हुई? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, रेलवे, टेलीग्राफ और स्टीमशिप। ये सब कुछ विक्टोरियन एज में इंग्लैंड में प्राप्त हुआ, और इसीलिए इसको जो है विक्टोरियन एज के बारे में कहा जाता है कि साइंस का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट, हु गेव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? वो कौन सा व्यक्ति था जिसने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया है? यानी हु वाज नोन फॉर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? ऑप्शन ए चार्ल्स लैम, ऑप्शन बी जेन ऑस्टिन, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन और ऑप्शन डी मैथ्यू आर्नोल्ड। ऑप्शन डी मैथ्यू आर्नोल्ड। लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो सी फॉर कैट, यानी चार्ल्स डार्विन गिव द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। नेक्स्ट, हु रोट दीज लाइन्स? Wanting between two words, one dead, the other powerless to evolve. Keats, Browning, Tennyson, Matthew Arnold. According to me, जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ही होना चाहिए। मैथ्यू आर्नोल्ड ही ये बात बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डियर स्टूडेंट्स, आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। नेक्स्ट है, हु रोट द एसे द स्टडी ऑफ पोएट्री? स्टडी ऑफ पोएट्री नामक एसे किसने लिखा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका ऑलरेडी है ही है। ऑप्शन नंबर ए मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड ने द स्टडी ऑफ पोएट्री नामक एसे लिखा था। इन विच एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर प्री-राफेलाइट मूवमेंट, द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट एंड एस्थेटिक मूवमेंट स्टार्टेड? इंग्लिश लिटरेचर के किस एज में प्री-राफेलाइट मूवमेंट, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट और एस्थेटिक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन ए प्री रोमांटिक एज, बी रोमांटिक एज, सी विक्टोरियन एज और डी मॉडर्न एज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी विक्टोरियन एज। Which Victorian poet gave moral message to instruct the world? Moral message to instruct the world. तो ये कौन सा विक्टोरियन कवि था जिसने इस प्रकार के संदेश दिए थे कि पूरी दुनिया को
अपने विचारों से प्रभावित करने के लिए, तो क्या वो टेनिसन थे, ब्राउनिंग थे, रस्किन थे या ऑल ऑफ दीज? तो आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। टेनिसन का जहाँ तक संबंध है तो टेनिसन को रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ विक्टोरियन एज माना जाता है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग, इनको एक प्रकार से किंग ऑफ इनको एक प्रकार से ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जो है जाना जाता है। जॉन रस्किन एक बहुत अच्छे क्रिटिक थे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट। कुल मिलाकर के टेनिसन, ब्राउनिंग और रस्किन ये पूरी दुनिया को अब अपने जो मोरल मैसेजेस थे उनसे प्रभावित करते हुए दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विक्टोरियन राइटर इज कॉल्ड पेसिमिस्ट? वो कौन सा विक्टोरियन राइटर है जिसे पेसिमिस्ट माना जाता है, निराशावादी माना जाता है? ऑप्टिमिस्ट तो किसको माना जाता है? वो रॉबर्ट ब्राउनिंग को माना ही जाता है। और तो पेसिमिस्ट में क्या वो हार्डी है या रस्किन है या स्टीवेंसन है या ब्राउनिंग है? ब्राउनिंग को ऑप्टिमिस्ट माना जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए फॉर एप्पल, थॉमस हार्डी वाज नोन एज पेसिमिस्ट। नेक्स्ट, which of the following were members of the Pre-Raphaelite Brotherhood, a group of English painter, poet and art critic founded in 1848? इनमें से कौन से कवि, कौन से ऐसे क्रिटिक हैं या पेंटर हैं जिन्हें प्री राफेलाइट ब्रदरहुड का मेंबर माना जाता है? प्री राफेलाइट ब्रदरहुड पर मैंने एक अलग से वीडियो ही बना दिया था, और जिसकी स्थापना कब हुई? 1848 में हुई। सभी लोग जानते हैं कि इसकी स्थापना दांते गैब्रियल रोसेट्टी ने किया था। तो ऑप्शन ए विलियम होलमन हंट एंड जॉन एवरेट मिलियस हाँ थे। तो और दांते गैब्रियल रोसेट्टी एंड विलियम मिस्टर रोसेट्टी, जेम्स कॉलिंसन, फ्रेडरिक जॉर्ज स्टीफेंस एंड थॉमस कूनर। आई थिंक ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यहाँ पर सब के सब लोग प्री राफेलाइट ब्रदरहुड ग्रुप के मेंबर थे, सब के सब लोग थे। नेक्स्ट, विच आइडियल्स वर एम्फेसाइज्ड बाय विक्टोरियन लिटरेचर? विक्टोरियन लिटरेचर के द्वारा वो कौन से आदर्श थे जो, तो विक्टोरियन लिटरेचर ट्रूथ, जस्टिस, ब्रदरहुड, हाँ तीनों पे आधारित था। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एक्सप्रेस द फ्यूजन ऑफ रोमांटिसिज्म टू रियलिज्म? रोमांटिसिज्म टू रियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट लेकर के इंग्लिश लिटरेचर का वो कौन सा एज है जो चलता है? तो वो क्या विक्टोरियन एज या मॉडर्न एज या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपका विक्टोरियन एज भी है और वो मॉडर्न एज भी है। नेक्स्ट, विच एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर टेनिसन बिलोंग्ड टू? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन किस एज से बिलोंग करते थे? तो सभी लोग जानते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में कि ये रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ विक्टोरियन एज, तो रोमांटिक एज के थे नहीं, मॉडर्न एज में गए नहीं, एलिजाबेथन एज तो बड़ी दूर की बात है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जीबीसा इज पॉपुलरली नोन एज, जीबीसा क्या पोइट माने जाते थे? आई डोंट थिंक। नॉवेलिस्ट थे नहीं, ये ड्रामेटिस्ट थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चार्ल्स डिकेंस, जीबीसा के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको 1925 में क्या मिला? नोबेल प्राइज इनको मिला था, नोबेल प्राइज इनको मिला था। चार्ल्स डिकेंस इज द रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नॉवेलिस्ट थे। जिस प्रकार से मैंने बताया
कि लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन वॉज द रिप्रेजेंटेटिव पोइट, उसी तरह से ये रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नॉवेलिस्ट थे। विच टाइप ऑफ राइटर इज ब्राउनिंग, ये नेक्स्ट स्लाइड में है और आपका वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए, और जो शेष हिस्सा है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।